नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिखा द्विवेदी अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आइए, आप जो हमने कल स्वर पढ़ा था उसके आगे का पार्ट व्यंजन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। शॉर्टली तो मैंने आपको बता दिया था व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है परिभाषा के थ्रू, लेकिन थोड़ा इसे और ब्रॉड करके, थोड़ा बड़ा करके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते रहें। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लीज़ आप लोगों को यदि अच्छा लगे वीडियो ये तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और एकदम ध्यान देके अच्छे से क्लास से पढ़िए और अपना नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो देखेंगे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा होगा, टॉपिक हमारा आज का होगा व्यंजन। हमने स्वर को पूरा कर लिया था और व्यंजन में देखेंगे कि हमारा परिभाषा क्या कहता है व्यंजन का। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये तो मैंने जब से वर्णमाला स्टार्ट किया है वहां से आपको बताते आ रही हूँ कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन का उच्चारण में स्वरों की सहायता से होती है। व्यंजन की उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र ना होके निर्भर होता है, डिपेंडेंट होते हैं। ये व्यंजन जो होते हैं स्वर पर निर्भर होते हैं, डिपेंड करते हैं, ये स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं। अगर स्वतंत्र इनका उच्चारण भी होगा तो पूर्ण रूप में नहीं होगा। उनके नीचे हलंत का साइन लगा हुआ मिलेगा, आपको चिन्ह के साथ मिलेंगे वो, या फिर आधा लिखा हुआ मिलेगा या फिर उनके नीचे हलंत लगा हुआ आपको दिखेगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि वो स्वर के बिना लिखा हुआ व्यंजन है। वो स्वतंत्र रूप से जब ही लिखा जाएगा जब उनके नीचे हलंत नहीं लगा रहेगा, वो आधा रूप में रहेंगे। पूर्ण रूप में तभी आएंगे जब वो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। तो ये हमारा व्यंजन का परिभाषा होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनका पूर्ण उच्चारण करने में, उनका पूर्ण रूप में, उनका जो रियल, जो उनका वास्तविक रूप है उसमें लाने के लिए, हमें व्यंजनों को वास्तविक रूप में लाने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन पूर्ण रूप में नहीं आ सकते। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं क ख ग घ च छ ज ध त थ द ध, ये सब जितने व्यंजन होते हैं, ये सारे के सारे, ये सब जितने वर्ण होते हैं, ये सारे के सारे व्यंजन कहलाएंगे। और स्वर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। स्वरों के भेद कितने होते हैं? 5 से 7 रूप में, 7 प्रकार से देखे थे हमने पिछले क्लास में कि स्वरों के भेद कैसे होते हैं। आज व्यंजन में व्यंजन का परिभाषा देख लिया। अब व्यंजन को देखेंगे कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, ये चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है व्यंजन को। इनके उच्चारण के आधार पर आप कह सकते हैं, या इनका जब उच्चारण करने में हमारे मुंह में किस प्रकार का हलचल होता है, किस प्रकार की बदलाव होता है सबका उच्चारण करने में, तो उस पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे पहला हमारा व्यंजन का क्या रूप है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन हम किसे कह सकते हैं। देखेंगे क से लेके म तक के जितने वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अर्थात स्पर्श व्यंजन से जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, स्पर्श अर्थात जिनको बोलने में जीहवा जो हमारी होती है, हमारी जीहवा स्पर्श करती है दांतों से। और ये तालु वाले जो वर्ण होंगे, जैसे कंठ हो गया, कंठ क वाले जितने भी वर्ण होंगे, क से लेके अंग तक, ये जो होते ये सब स्पर्शी व्यंजन। च से लेके छ तक, ये च से लेके इया तक स्पर्शी व्यंजन, या इसी प्रकार से क से लेके म तक जितने भी व्यंजन होंगे स्पर्शी व्यंजन होंगे। अंतस्थ व्यंजन यर लव, 4 जो होते हैं ये यर लव, इन्हें अंतस्थ व्यंजन में रखा गया है। ये देखेंगे जिसमें य और र है, इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। य और व को
अर्ध स्वर भी कहा जाता है और इन्हें अंतस्थ के व्यंजन के में भी रखा गया है, इस श्रेणी में भी रखा गया, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में भी रखा गया, अर्ध स्वर व्यंजन के स्वर श्रेणी में भी यह को रखा गया है। अब देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो जिन्हें बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकले, जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख से ऊष्मा निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे गए हों, जो स्वर की सहायता से भी न हो कि इन्हें और किसी व्यंजन की आवश्यकता पड़े, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो अकेले नहीं है। इसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, स्वर तो जुड़ा ही जुड़ा है, व्यंजन भी दो जुड़े हुए हैं, अकेले व्यंजन भी नहीं है। ये सब मैंने आपको बताया था, बिल्कुल से तोड़ तोड़ के भी बताया था, अभी भी बता देती हूँ, देख लीजिए आप। ये जो स्र है, इसमें ये किसके साथ है? ये श, तालव्य श जिसे बोलते हैं, ये और ये श हो गया, और र, ये दोनों की सहायता से स्र बोला जाता है। ये संयुक्त व्यंजन के आप देखे होंगे। और देखिए ज्ञा, ये वाला श, ठीक है, ये वाला श, और इया के को संयोग कर देंगे ना हम, जब ज्ञा में इस स में और मूर्धन्य श जो होता है, दंत श में इया को जब हम जोड़ देंगे तब वो बन जाएगा ज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार से छ को आप देख रहे हैं और त्र को आप देख रहे होंगे, ये भी संयुक्त व्यंजन के रूप है। और ये किनके संयोगों से बनते हैं? ये किसके संयोगों से बनते हैं? ये सब आपको बताया गया है पहले, और जिन लोगों को नहीं याद होगा वो फिर से सुनेंगे। ज्ञा जो होता है ना, वो ये श नहीं, यहाँ ज और इया के संबंध से बोला जाएगा। एक बार आप फिर से देखेंगे, मैं अच्छे से लिखती हूँ। ये देखिए, ये जो स्र है, ये श और र, ये तो आपने देख लिया इनका। ये देखिए, ये वाला श और र मिलके स्र बनाते हैं। ज्ञा, ज और इया, ठीक है, ये जो है ज और इया, ठीक है। और ये जो छ है, ये क और श, ये देखिए, ये वाले क, कंठ वाला क, और ये षटकोण वाला श, ठीक है। और त्र जो है, तरबूज वाला त और राम वाला र, ठीक है। ये दोनों को मिलकर बनता है। ये आप पहले भी मैं बताई हूँ, आप जरूर नोट्स अगर बनाए होंगे तो आपको कॉपी में आपको दिखेगा, आप पेज को पलट के देखिए, आपको पक्का दिखेगा ये लिखा हुआ, क्योंकि मैंने ये आपको पहले भी बताया है। एक तरह से रिवीजन के तौर पर मैंने आपको फिर से बता दिया, और व्यंजन भी शॉर्ट में आपको मैं बताई हूँ, लेकिन एक बार मैं सोची कि थोड़ा डिटेल में भी आपको बताते चलूँ, ताकि कोई थोड़ा बहुत जो छूट गया होगा ना, शॉर्ट में बताने में कुछ चीजें छूट गई होंगी, उसको भी हम समावेश करते चले इस क्लास में। और कुछ क्वेश्चन सीरीज भी आप देखेंगे इस क्लास के अंत में, कुछ क्वेश्चन भी आपसे मैं करवाऊंगी वर्णमाला से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्लास पूरा टेस्ट पर आधारित क्लास होगा। इस क्लास में तो आधा थ्योरी होगा और आधा आपका टेस्ट होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगा पूरा का पूरा वर्णमाला से जुड़े आपको 25 से 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। तो वो आपको करना है सॉल्व, क्योंकि आपको एग्जाम में हिट करना है, बिट नहीं करना है, आपको एग्जाम में हिट करना है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था, अंतस्थ व्यंजन में य, ल, व और वो अर्धस्वर होते हैं, आपने देख लिया, ठीक है, अर्धस्वर होते हैं। ये जैसे मैंने लिखा आप भी लिखेंगे और इसे समझते जाएंगे। र को कहते हैं लुंठित स्वर या व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। जब आप र बोलेंगे ना, तो जैसे वाइब्रेट करता है, फोन को वाइब्रेशन में डालिए तो जैसे वाइब्रेट करता है, उसी प्रकार से जब आप बोलेंगे तो आपके मुख में अंदर जो स्वर तंत्रियां हैं ना, वो हिलती हैं, इसलिए इन्हें प्रकंपित स्वर या लुंठित स्वर नहीं, मैं गलती से स्वर बोल दे रही हूँ, आप व्यंजन होगा, व्यंजन लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रकंपित स्वर है, और 4 ऑप्शन दे देगा, य, ल, र और व, तो आपको र में लगाना है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन मतलब वायु जब जीभ के बगल से निकलती है,
वायु जब जीभ के बगल से निकलती, जब ल बोलेंगे ना आप, ल बोल के देखिए तो आपका जीभ होगा फोल्ड, थोड़ा सा मुड़ेगा और लगेगा कि मुख से हवा ऐसे निकल रहा है। ठीक है, मुख से हवा निकल रहा है, बाहर की ओर हवा आ रहा है, और ल और जीवा जो आपकी है वो मुड़ रही है, तो वो हो जाएगा ल। ये इनको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन में अकेले ल आता है, प्रकंपित में अकेले र आता है। ठीक है, प्रकंपित बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पार्श्विक बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपको भूलने वाली चीज नहीं है, सबके सब आपको याद ही रखना ही है अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब आगे देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष मैंने आपको बताया है। अब अगर नहीं बताया है तो फिर से इस क्लास में मैं रिवीजन करूंगी, और मुझे याद है कि मैंने आपको बताया है। तो आगे देखेंगे अल्प प्राण प्लस सघोष, यानी कि अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। यह र और ल जो है, र और ल ये अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। आगे देखिए उष्ण व्यंजन। जो बच्चे ये पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे ना, जिन्हें नहीं पता होगा अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष, वो परेशान नहीं होंगे। इसी वीडियो में फिर से उनको समझाऊंगी, और जो बच्चे देखे होंगे लेकिन फिर से भूल गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, तो वो भी अपना डाउट क्लियर करेंगे। उष्ण व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकले। ठीक है, गर्म वायु मुख से बाहर निकले, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं ये देखिए, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल साफ साफ मैंने लिख दिया है। इसमें आते हैं तालाब्य श, यानी कि उच्चारण जिसका तालु से हुआ वो तालाब्य श, यानी कि जिसका मूर्धन्य सा, इसको बोलते हैं मूर्धा से जिसका उच्चारण हुआ। ह जिसका कंठ से उच्चारण हुआ, ये भी सघोष और महाप्राण है। और एक और देखेंगे वतस्य, वतस्य। ठीक है, ये वतस्य, ये देखिए ये वाला स अर्थात दंत से जिसका उदाहरण हो, इसे दंत स भी कहते हैं ना, मैं इसे साधारण स कहती हूँ, इसको वतस्य स कहते हैं। ठीक है, दंत स। उद्दीप्त व्यंजन, जो ठ ड में ड और ढ आते हैं ना, इन्हें उद्दीप्त व्यंजन कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, ये भी सब सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको जितनी चीज बताई जा रही है, इसमें भूलने वाली चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है जिसे आप नजरअंदाज करके चलेंगे। सारी चीजों को ध्यान देकर कॉपी में नोट्स करते हुए, अपना नोट्स बनाते हुए आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे, 2 बार में जरूर समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा या फिर कोई चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगी। वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं कैसे उसको आपको फिर से बताऊंगी। तो आप देखिएगा, मैंने आपको जैसे बताया था कि अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष मैंने आपको बता दिया है पहले भी, लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगी इस क्लास में। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगी इस क्लास में। तो देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, ये क्या होता है। ये अल्प प्राण और महाप्राण आपको दिख रहा है, ऐसे आप इसे कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, देखिए ऐसे आप बना लेंगे चार्ट, ऐसे 2 बना लेंगे, ऊपर लिखेंगे वायु की मात्रा के आधार पर, अर्थात जैसे स्वरों को बांट रहे थे ना, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ओष्ठ के में बनने वाली आकृति के आधार पर, जीवा में परिवर्तन होने के आधार पर उसी प्रकार से व्यंजन को भी हम बांटेंगे वायु की मात्रा के आधार पर। वायु की मात्रा क्या है, अर्थात जिन्हें बोलने में हमें अधिक वायु, मुख से अधिक वायु बाहर निकले, और जिसे बोलने में हमें कम वायु बाहर निकले तो वो अल्प प्राण, और अधिक वायु बाहर निकले तो महाप्राण। नाम से ही लग रहा है, अल्प मतलब कम और महा मतलब अधिक। तो हमारा जो व्यंजन वर्ग है स्पर्श व्यंजन वर्ग, स्पर्श व्यंजन वर्ग मतलब क से लेकर म तक। ठीक है, क से लेकर म तक। तो जिन्हें बोलने में हमें कम वायु हमारे मुख से बाहर निकले वो अल्प प्राण होगा, और जिसे बोलने में हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकले महाप्राण होगा। ठीक है, तो देखेंगे प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन। ये देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा तो 1 मिनट, हाँ
प्रथम स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा और यरलव। ठीक है, यरलव को भी आप ऐड करेंगे और प्रथम, तृतीय और पांचवा मतलब क, ग और अंग, च, ज, इया। ठीक है, ये सब अल्प प्राण होंगे। आप क को बोल के देखिए और ख को बोल के देखिए। जब क बोलेंगे तो मुख आपका कम खुलेगा और ख बोलेंगे मुख ज्यादा खुलेगा। ठीक है, तो अब ग बोलिए तो वापस से मुख कम खुलेगा और घ बोल के देखिए तो मुख से अधिक वायु प्रेशर के तौर पर आप महसूस कर सकेंगे। आपके मुख से अधिक वायु बाहर निकलेगी जब आप घ बोलेंगे। तो जो ख और घ यानी कि दूसरा और चौथा को महाप्राण में रखा गया है। पहला, तीसरा, पांचवा को अल्प प्राण में रखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे च जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह कुछ कम खुलेगा। जब आप छ बोलेंगे तो मुख से वायु अधिक निकलेगी। आप महसूस कर सकते हैं इसे सबको ही बोल के अपने मुख से। जैसे मैं आपको च बोल रही हूँ ना, उसी प्रकार से आप भी बोलेंगे, साथ साथ में छ बोल के देखेंगे और करके देखेंगे आपको मुख से वायु कैसी निकल रही है। फिर आप छ बोलिए, अधिक वायु निकलेगा, ये आप महसूस कर सकते हैं। वापस से ज बोलेंगे तो मुख आपका कम खुलेगा। जब झ बोलेंगे तो मुख अधिक खुलेगा और मुख से वायु यानी कि हवा भी ज्यादा निकलेगा। तो जहाँ ज्यादा हुआ वहाँ महा और जहाँ कम हुआ वहाँ अल्प प्राण। ये आपको याद रखना है। आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आएगा और इससे क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, न ही किसी को एग्जाम को लेकर ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करना है। हिंदी में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हिंदी एकदम अच्छे से कराया जाएगा। लेकिन आप भी इसे यदि बिल्कुल सीरियस होके पढ़ेंगे, इसे इजी वे में लेकर पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाकर जो बताया जा रहा है उतना करिए। बहुत आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो आपने जैसे देख लिया, आपको मैं बता दी कि जब आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे ना, व्यंजन का जब आप उच्चारण करेंगे तो क बोल के देखिए, ख बोल के देखिए, इसी प्रकार से अंगा तक बोल कर देखिए। तो क बोलेंगे तो आपका मुख कम खुलेगा, इसे अल्प में रख दीजिए। ख बोलेंगे मुख अधिक खुलेगा, इसे महा में रख दीजिए। ग बोलेंगे वापस से मुख आपका कम खुलेगा, अल्प में रखिए। घ बोलेंगे आपका मुख अधिक खुलेगा, इसे महा में रखिए। अंगा बोलिए, मुख आपका कम खुलेगा, इसे अल्प में रखिए। उसी प्रकार से च छ जा उसी पर अब जो भी अक्षर आपके सामने दिखेगा एग्जाम में कि आपको ऐसे पूछ दिया कि प कौन सा किस वर्ण में होगा, क्या होगा? प होगा अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, अर्ध स्वर, नन ऑफ दीज। तो आप प बोल के देखेंगे, ठीक है, प बोलिए, कम वायु निकलेगा मुख से बाहर, ठीक है, इसे अल्प प्राण में रखेंगे। और वही फ दे देगा तो प बोल के देखिए और फ बोल के देखिए। फ जब आप बोलेंगे ना, उसका उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे मुख से अधिक हवा बाहर निकल रही है, बाहर की ओर हवा निकल रहा है। मुख से प्रेशर भी आपको महसूस होगा कि मुख से हवा प्रेशर के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये जिसमें ज्यादा मुख खुलता है उसे महाप्राण में, और जिसमें मुख कम खुलता है उसे अल्प प्राण में। और ये तो हो गया, ये तो स्पर्श व्यंजन यानी कि क से म तक का ये फॉर्मूला है। और यरा लवा जो आते हैं ये चार अंतस्थ व्यंजन, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और ये खत्म हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब एक और बचा है हमारा अघोष और सघोष। हालांकि ये मैंने आपको करा दिया है, लेकिन ये फिर से आपको रिपीट करा दूं यदि किन्हीं लोगों को इसमें डाउट रह गया हो। तो आपने देख लिया कि वायु के बाहर निकलने के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें ज्यादा वायु बाहर निकलेगा मुख से उसे महाप्राण, कम वायु बाहर निकलेगा अल्प प्राण। अब देखेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यदि कंपन से मतलब है कि जब आप इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे मुख में जो स्वर तंत्री है ना उसमें कुछ कंपन हो रहा है, अर्थात उसमें कुछ मतलब परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है, वो हिल रहा है। यानी कंपन मतलब वो उसमें गति आप महसूस कर सकेंगे। तो आप देखिए इस आधार पर दो भागों में बांटा गया, अघोष और सघोष। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है,
नेक्स्ट वीडियो जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें भी बताया गया है, लेकिन इसमें भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको फिर से बता रही हूँ। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण और स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा को घोष में रखा गया है और पहला और दूसरा को, ठीक है। किसी भी जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उनका क, उनका पहला और दूसरा यानी कि क और ख, छ और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये सब जितने हैं इनको अघोष में रखा गया है। और तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, इन लोगों को घोष व्यंजन या सघोष भी हो सकता है। दोनों एक ही चीज है, नाम बस थोड़ा अलग अलग है। उसमें आपको कहीं घोष भी मिल सकता है, कहीं आपको सघोष भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अघोष में क्या होता है कि पहला और दूसरा व्यंजन को रखा जाता है और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा को रखा जाता है। एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। और जितने भी स्वर होते हैं सारे स्वर घोष होते हैं या सघोष कह सकते हैं। इन्हें घोष के श्रेणी में रखा गया है। अब ये जो मेरा थ्योरी का था व्यंजन को पढ़ाने का, ये हो गया कंप्लीट। आपने देख लिया व्यंजन, ये बहुत छोटा है, स्वर तो थोड़ा बड़ा टॉपिक था, व्यंजन थोड़ा छोटा टॉपिक है। ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ टेस्ट के क्वेश्चन देख लेंगे। 10 क्वेश्चन का सेट है। 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो पूर्णतः टेस्ट पर आधारित होगा। उसमें केवल टेस्ट के क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा। कल वर्णमाला से जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर ही हैं और कल भी होगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। जो बीएड में या हिंदी जिन एग्जामों में आता है, चाहे आरआरबी में हो, आरओ में हो, एआरओ में हो, आरओ का मतलब है समीक्षा अधिकारी में हो, यूपी पुलिस में हो, यूपी कांस्टेबल में हो, लेखपाल में हो, बीएड एंट्रेंस में हो, यूपी बीएड एंट्रेंस में हो, ये सब में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, उन क्वेश्चनों को चुन के हम कल भी लेके आएंगे। आज भी उन्हीं क्वेश्चनों का आपको देखने को मिलेगा और आप उसे सॉल्व करेंगे। अपना नंबर कमेंट में जरूर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कितना नंबर आया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे। ये यूपी पीसीएस प्री में 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप अभी तुरंत पढ़े हैं, 10 मिनट भी नहीं हुआ है इसे बताया कि उष्म व्यंजन क्या होते हैं। पहले ये आप सुन लीजिए और जिन्हें नहीं अच्छे से वीडियो देखा है वो अभी भी ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। उष्म व्यंजन मतलब जिनके उच्चारण करने में हमारे मुख से अधिक ऊष्मा बाहर निकले, गर्म वायु बाहर निकले। गर्म वायु अर्थात गर्म हवा, मुख से गर्म हवा बाहर निकले ऊष्मा के रूप में उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो है ये उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आप इसे सॉल्व करिए, सोचिए और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी उसका आंसर क्या होगा। लव व्यंजनों को कहते हैं। लव व्यंजनों को कहते हैं। तो इन्हें किस व्यंजन किस श्रेणी में रखा गया है आपसे ये पूछा गया। तो ये भी देखिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप क्या सीख रहे हैं और कितने आसान तरीके से कितने बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए लव मैंने अभी बताया कि अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। उष्म व्यंजन में स आते हैं, तालव्य स, दंती स और मूर्धन्य स और ह, ये 4 उष्म व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, क से लेकर म तक सारे उस स्पर्श व्यंजन में आते। अंतस्थ व्यंजन में लव अंतस्थ व्यंजन में, अर्थात दूसरा का आंसर, हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अब सारे बच्चे अपना देख लेंगे कि इन्होंने सही
टिक किया, किसने गलत किया। गलत करने की संभावना नहीं है बच्चों, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ये क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है ये आप समझेंगे। ओष्ठ ध्वनि अर्थात ऐसा ध्वनि जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, ठीक है, जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो जब आपने क ख ग का उच्चारण स्थान बता रही थी, मैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान बता रही थी, तो आपको बताया था कि क का कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत और प वर्ग में जो होता है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो प वर्ग का आपको चारों ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? डी ऑप्शन जो हमारा है वो प वर्ग का है। प वर्ग का दूसरा वर्ण फ है, अर्थात जब आप फ बोलेंगे तो देखिए ओष्ठ के सहारे से फ का उच्चारण होगा ना, तो आपके ओष्ठ में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ हलचल महसूस होगा, जिसमें ओष्ठ का भी इसमें उपयोग होगा। ओष्ठ के सहारे से प फ ब भ का उच्चारण होता है। हमारे दोनों ओष्ठ जो है ना वो सट जाते हैं जब हम प फ ब भ का उच्चारण करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। वोवेल को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड आ गया वोवेल और कॉन्सोनेंट। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बीएड 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, उसी प्रकार से हिंदी में वोवेल को क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप देख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन को देख के आप अपने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं ये अंदाज लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से कि वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, संवृत्त कहते हैं। आपके पास थोड़ा समय आपको दिया जाएगा आपके आंसर को चूज करने के लिए, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। तो वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखिए। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी बीएड में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिन अंतस्थ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन। जहां आपको समझ में नहीं आए वहां ऑप्शन को काटना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा, जिसके बारे में हमको पता है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन आपको पता है कि इसमें तो यर लव आते हैं और नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुस्वार, अनुस्वार तो इस प्रकार का रहता है, ये भी ऑप्शन कटेगा। अयोगवाह, अर्थात अयोगवाह का मतलब है जो अयोग्य घोषित हो गए हो, कुछ विद्वानों के माध्यम से उन्हें अयोगवाह के अयोग की श्रेणी में रखे गए हो, अब उनके स्थान पर नवीन शब्द आ गए हो। अयोगवाह में एक क्वेश्चन जब आपको मैं फर्स्ट टेस्ट करवा रही थी ना, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मेरा सॉल्व किया होगा, वो वहाँ एक क्वेश्चन था कि अयोगवाह स्वर अयोगवाह हैं और उसके नीचे ऑप्शन रखा हुआ था। तो अयोगवाह में पहले इस प्रकार का भ लिखा जाता था, अब इस प्रकार का झ लिखा जाता था, अब इसके जगह पर ऐसा झ आ गया, तो इसे अयोगवाह कहा गया, इसे अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया। अब जो इस प्रकार से झ लिखेगा उसे गलत माना जाएगा, इसीलिए इस झ को अयोगवाह में रखा है। तो हमारा बचता कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी बचता है अकारांत। तो जिस शब्दों के अंत में अ आए उसे अकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आए उसे इकारांत कहते हैं। ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा, आप मेरे से जुड़े रहिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और आपने देखा कि ये भी हमारा बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये आपके स्क्रीन पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो अभी मैंने आपको बताया कि घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो अभी आपने पढ़ा कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होते हैं।
तो अघोष वर्ण में हमने पढ़ा था कि पहला और दूसरा अघोष होता है, और सघोष या घोष वर्ण में पढ़ा था कि तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण होता है। तो ये देखेंगे प है, ये पहला है, प जो है ये पहला वर्ण है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है, ये भी नहीं होगा। प वर्ग का दूसरा है, तो पहला और दूसरा तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे पहला और दूसरा तो अघोष में चला जाएगा। तो यहाँ घोष पूछ रहा है, तो ये है थर्ड नंबर का, प का थर्ड नंबर। देखिए प, फ, ब, भ और म, सॉरी ये तथा दधा का है, तथा दधा का है। जो द है त थ द, यानी कि ये थर्ड नंबर का है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो घोष में आता है या सघोष में आता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सी लगाया है वो बिल्कुल राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मैंने भी आपको बताया है। और ये ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, शब्द को कहते हैं, दूसरा व्यंजन है, तीसरा है स्वर को कहते हैं, चौथा है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 10th नंबर क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मैं आपको जब वर्णमाला का फर्स्ट क्लास ले रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस लाइन से क्लियर होता है कि हमारा ऑप्शन डी होगा। ये भी देखिए यूपी टीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन। ये आज के 10 जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स थे, जो हमारे बीएड में या किसी और एग्जाम जहाँ हिंदी आता है उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा बच्चों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित प्रश्न होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। तो आप सब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास हम और अच्छे से आपका अटेंड कर सके, ले सके, और अच्छे से अच्छा आप लोग नंबर लाइएगा। हमें जहाँ तक कि आपसे उम्मीद है आप अच्छे नंबर लाए होंगे। किसी बच्चों जिन्होंने पूरे का पूरे क्लास अटेंड किए होंगे उन्हें 10 में 10 लाया होगा, और जिनका कम भी आता है वो भी अपना कमेंट करके हमें आंसर बताना अपना मत भूलिएगा। कमेंट के थ्रू आप प्लीज़ बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया। और नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके नाम के साथ हम वीडियो का स्टार्ट करेंगे, आपका नाम बोलते हुए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।